हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर एटम का नया टॉपिक दैट इज बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो आगे करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर अब तक क्या क्या कर चुके। अगर मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग से बात करूं तो स्टार्टिंग हुई थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम से। आफ्टर दैट किया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। बीच में छोटी छोटी डेफिनेशन भी आई थी, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, और एंड के अंदर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो आई होप आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लिया होगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर आपको पढ़ते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर अपना प्रॉब्लम जो मेरे साथ वो शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बोर मॉडल से, ठीक है। बोर मॉडल क्या था, ठीक है। तो आज स्पेशल मिठाई है अपने पास, ठीक है। भानु सिंह और मिंकू सिंह के हाथों से बनी हुई आज की स्पेशल मिठाई जो डेडिकेट होती है बोर मॉडल को, ठीक है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के रसगुल्ले के साथ, गुलाब जामुन के साथ, ठीक है। तो कहोगे बोर मॉडल में सर कहाँ गुलाब जामुन रसगुल्ले, ठीक है। तो बोर मॉडल था क्या। रदरफोर्ड मॉडल की अगर मैं थोड़ी लिमिटेशन को रिवाइज करवाऊं तो उन्होंने क्या बोला था कि एटम स्टेबल ही नहीं है यार। उन्होंने क्या बोला, एटम स्टेबल, देखो वो प्रूव नहीं कर पाए थे, है ना, लिमिटेशन कि एटम क्यों स्टेबल नहीं। जब देखो बोहर ने क्या किया, सारा कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन बोर आ गया, ठीक है। 1913 के अंदर जब बोहर ने, देखो 1911 की अगर मैं बात करूं तो 1911 के अंदर गीगर मास्टर ने अपना एक्सपेरिमेंट करके ये सारा कुछ प्रूव कर दिया और सारी बातें समझा दी, ठीक है। रदरफोर्ड ने भी सारी बातें, क्योंकि ये सारे काम किसके अंडर हो रहा था, रदरफोर्ड के अंडर हो रहा था ये सारा वर्क, ठीक है। 1911 में हुआ। इसके बाद 1913 के अंदर नील बोहर, कौन थे, कंप्लीट नाम था नील बोहर, आए। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को स्टडी किया और देखा कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी। कैसे थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने एक तो लिमिटेशन निकाल दी थी रदरफोर्ड मॉडल की, जो आप क्या कहते हो कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो अपने में से एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है। और अगर वो एनर्जी का लॉस करेगा तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करता हुआ फाइनली कहाँ फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर फॉल हो जाएगा। और न्यूक्लियस के ऊपर फॉल होते ही क्या होगा कि एटम अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल तो रहेगा ही नहीं वो, क्लियर है। इस चीज़ को वो जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनकी लिमिटेशन बन गई। और उन सारी चीज़ों को फिर एक्सप्लेन किया किसने, बोहर ने, ठीक है। अब बोहर ने क्या कहा कि भाई साहब जो आप कह रहे हो, रदरफोर्ड भाई साहब जो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो जो ऑर्बिट्स हैं उनको मैं नाम दे रहा हूं शेल का। मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट्स हैं। अब उन ऑर्बिट्स को बोहर ने नाम दिया किसका, शेल्स का। और इन शेल्स को आप एनर्जी लेवल भी बोला गया, क्या बोला गया, एनर्जी लेवल भी बोला गया, क्लियर है। नाम क्या दिया गया, मान लो ये फर्स्ट शेल के शेल है, ये सेकंड एल एम एन, इस वे के अंदर इन शेल्स को बोला गया था। इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं है कि ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे नहीं कह सकते। एक फिक्स जो ये शेल है, इन शेल की सभी की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी है और इस एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर से बोहर ने क्या कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स शेल है और उन फिक्स शेल की अपनी ही एनर्जी है और उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। ऐसे ही नहीं है कि ऑर्बिट बने हुए हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये शेल है, ठीक है। और शेल के अंदर क्या है, एनर्जी है इन शेल की, और हर शेल की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी है। कोई किसी से उधार नहीं मांग के लाया, अपनी एनर्जी है उनके पास।
इस शेल की अपनी एनर्जी है, इस शेल की अपनी एनर्जी है, इस शेल की अपनी एनर्जी है, इस शेल की अपनी एनर्जी है। इसलिए इन एनर्जी लेवल, इन शेल्स को क्या बोला गया, एनर्जी लेवल बोला गया। क्लियर है? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई, रिवॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गई पहली बात। दूसरी बात, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ, आप अपने देख के नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो मजे से और नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट, है वो स्टेबल, ठीक है। दिस ऑर्बिट है फिक्स एनर्जी एंड दैट आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, जिनको आप जनरल KLMN या 1 2 3 4 बोल देते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है कहता है इस शेल के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पास भी उतनी ही एनर्जी है जितनी शेल की एनर्जी है। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। आई बात समझ में? इन इलेक्ट्रॉन के पास भी उतनी एनर्जी है जितनी इस शेल के पास है। इस ऑर्बिट के अंदर, इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पास भी उतनी एनर्जी है जितनी इस शेल की, M शेल की एनर्जी है। ये इलेक्ट्रॉन ये है, इस इलेक्ट्रॉन के पास भी उतनी एनर्जी है जितनी N शेल की एनर्जी है। आई बात समझ में? ठीक है। थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये अपनी बोर का खुद का स्टेटस था, इस पोस्टुलेट को लेके इसका खुद का स्टेटस है। भाई मैं नहीं मानता, मैं यही मानता हूं। इन्होंने क्या कहा, कहता जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एनर्जी लेवल के अंदर, दे डू नॉट अमिट एनी रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि जो भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो अपने में से एनर्जी जो है वो अमिट करेगा। भाई साहब क्या, मैं नहीं मानता, मेरा राज है, नहीं मानूंगा। क्या नहीं मानूंगा? कि जब इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी का कोई लॉस नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? ये बोर ने कही, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था उनके पास। ठीक है, समझ में आया? ये थर्ड पोस्टुलेट। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? इफ एन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब और अमिट एनर्जी, मान लेते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करे एनर्जी को या अपने में से एनर्जी का लॉस करे, तब वो भाई साहब क्या होगा, वो इस शेल के अंदर नहीं रह पाएगा। जिस शेल के अंदर वो पहले रिवॉल्व कर रहा था, फिर वो अगर एनर्जी का लॉस करता है या फिर एनर्जी को गेन करता है तो फिर वो उस शेल के अंदर नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस शेल की एनर्जी फिक्स है। मान लो यार आज दर्द हो रहा है अपने यहाँ, मान लो ये जूल है, ये जो शेल है इसके पास एनर्जी मान लेते हैं 5 जूल है। ये भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन है ये 5 जूल के साथ मूव कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या कर ली, एनर्जी गेन कर ली। जब एनर्जी गेन करेंगे तो ये 7 जूल वाले, मान लो ये जो शेल था 7 जूल एनर्जी वाला था, ये जंप करके इसमें चले जाएंगे। और अगर ये क्या करते हैं, एनर्जी का लॉस करते हैं, तो ये भाई साहब जंप करके नीचे वाले शेल में आ जाएंगे जो 3 जूल एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने, उनके साथ आ जाएंगे। समझ में आई ये बात? अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्व करता है ये तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर चला जाता है, बाहर वाले शेल में चला जाएगा। और अगर अपने में से क्या करता है, लॉस करता है, तो अंदर वाले शेल में आ जाएगा। आई बात समझ में? उसी शेल के अंदर वो एनर्जी को लॉस करके या ऑब्जर्व करके नहीं घूम सकता। क्लियर है बात? तो ये इसने पोस्टुलेट्स बताए, रदरफोर्ड मॉडल ने ये बातें बताई इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या था? पहली बात तो ये क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, डिस्क्रीट्स क्या हैं, ऑर्बिट्स हैं, और जिनको उन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल्स का। और इन एनर्जी लेवल्स की अपनी फिक्स एनर्जी है, और इस फिक्स एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी के साथ जितनी इन ऑर्बिट्स की अपनी एनर्जी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो वो अपने में से एनर्जी का लॉस नहीं करते, वो कोई रेडिएशन अपने में से नहीं करते। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्व करेगा एनर्जी या फिर क्या कहता है लॉस करता है एनर्जी, तो फिर वो सेम शेल के अंदर रिवॉल्व नहीं करेगा। वो अगर अब्जॉर्व करेगा तो आउटरमोस्ट शेल में चला जाएगा, गेन लॉस करेगा तो नीचे वाले शेल में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट राइट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर आप बात करते हैं, जो क्या चीज़ है। कर लिया राइट? स्क्रीनशॉट ले लो, कर दो रेज। ठीक है,
हाँ जी, तो अब बात करते हैं भानूराम के पकोड़े की। अपने यहाँ पे ना एक सिटी के अंदर एक फेमस है पकोड़े वाला, जिसका नाम है भानूराम। कभी आप जाओ तो पकोड़े खाना। ये आज भानूराम की पब्लिसिटी हो रही है, भानूराम पकोड़े वाले की और भानूराम गुलाब जामुन वाले की। ठीक है, तो आइए, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई मेरे। इसको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्म वाली कैटेगरी में डाल लो। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी? बोहर क्वांटाइजेशन, देखो वर्ड का मतलब होता है क्वांटाइजेशन का मतलब, ये पहले भी आपने सुना हुआ, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग, सिलेबस की स्टार्टिंग होते ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जिनको आप कंप्लीट वे के अंदर गिन सकते हो। जैसे जो कंप्लीट फॉर्म के अंदर होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, 1 2 5, 1.5 नहीं होता, 1.75 नहीं होता, पॉइंटों के अंदर ना हो, कंप्लीट एक नंबर हो 1 2 इस वे के अंदर। क्लियर? जिनको आप कंप्लीटली इजी वे के अंदर गिन सको, काउंट कर सको, उनको बोला जाता है क्वांटाइज्ड, और वहीं से बना है क्वांटाइजेशन। अब बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी? बोहर ने बोला, चलो मैं लिख देता हूं फिर समझाते हैं आपको। दोज इलेक्ट्रॉन permitted to circulate in a orbit, कहता है उन इलेक्ट्रॉन को परमिट किया जाएगा सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है, किसके अंदर? ऑर्बिट के अंदर। दोज इलेक्ट्रॉन परमिटेड टू सर्कुलेट इन एन ऑर्बिट, हाँ जी, इन विच angular momentum, those electron permitted to circulate in an orbit in which angular momentum of the electron is an integral multiple of h by 2 pi। कहता है दोज इलेक्ट्रॉन परमिटेड टू सर्कुलेट इन एन ऑर्बिट, कहता है उन इलेक्ट्रॉन को परमिट किया जाएगा ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने के लिए, इन विच एंगुलर मोमेंटम, जिन ऑर्बिट के पास एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट के अंदर देखो, मान लो ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, क्या ये ऑर्बिट है, और इसके अंदर कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कहता है इन इलेक्ट्रॉन को तभी परमिट किया जाएगा सर्कुलेट करने के लिए अगर इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम कितना हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi हो। Those electrons are permitted to circulate in an orbit if the angular momentum of that electron which revolve in that orbit having angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi। बहुत फेमस और बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, और अपनी एक कंडीशन रख दी कि उन्हीं इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाएंगे, इसके अंदर परमिशन उन्हीं को मिलेगी जिनके पास एंगुलर मोमेंटम कितना है भाई मेरे? h by 2 pi है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम, हाँ जी, एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? h by 2 pi, 1h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, 4h by 2 pi, इस वे के अंदर। ठीक है,
तो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ, ठीक है, और 1 2 3 इंटीग्रल को एन के साथ, और एच यहाँ पर क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एल क्या चीज है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एन क्या चीज है, इंटीजर, या यहां पर आप एनर्जी लेवल भी बोलोगे, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, तो एन की वैल्यू वहां पर आप 1 2 3 पुट करते जाओगे। वैसे ये क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 इसकी वैल्यू है, ठीक है। एच क्या चीज है, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी कितनी वैल्यू होती है, हाँ जी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है ये बात, राइट कर लीजिए। फिर इसके बारे में थोड़ी और बात बोलते हैं कि ये एल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एल क्या चीज़ है, कहाँ से आएगा इसका फॉर्मूला, +1 क्लास से आया इसका फॉर्मूला, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ, इसका पोजीशन वेक्टर इस तरफ, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखो याद करो क्रॉस प्रोडक्ट को, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू पोजीशन वेक्टर, एल वेक्टर क्रॉस आर, सॉरी पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और अगर मैं बोलूं कि इसको रिमूव करें प्रोडक्ट को, तो पी आर साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड आर, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड आर। और अगर मैं पी लीनियर मोमेंटम की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं तो भाई मेरे क्या बनेगा, एम वी आर साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा किस में बनेगा, वी और आर के बीच में, एम तो कांस्टेंट है, मास है, वी और आर के बीच में वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे बनते हैं, वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो ये एंगल बना दैट इज थीटा। और ये थीटा हमेशा कितना होता है बेटे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल, टेंजेंट हमेशा रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा की वैल्यू 90, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाती है, एम वी आर। अगर ये मैं एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया एंगुलर मोमेंटम वाला, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। दिस इज अ फेमस बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। क्लियर है, राइट कर लीजिए। फिर आते हैं आगे, ठीक है, कर ली राइट, कर दो इरेज, ठीक है। अब कई चीजें यहां पर अपने को करनी है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, देखो बोहर ने सारी कहानी किसके ऊपर चल रही है ये अपनी, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर, आई मम्मी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट के अंदर। आज इस हाथ से करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट मतलब एनर्जी लेवल्स के अंदर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा भाई मेरे, तो अपने को कई चीजें यहां पर निकालनी है। क्या निकालनी है, पहले तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट या रेडियस ऑफ शेल भी बोल सकते हो आप, ये भी निकालनी है अपने को, ठीक है, कि इस जिस ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व कर रहा है इसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। सेकंड, कितनी वेलोसिटी के साथ ये भाई साहब मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी निकालना है अपने को। और थर्ड, कितनी एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, तो एनर्जी भी निकालनी है, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी भी निकालनी है। तो 3 चीजें निकालने वाले हैं। कहने का मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर कोई डेरिवेशन है तो अब आने वाली ये डेरिवेशन है, और इसको बहुत अच्छे से कर लेना। क्लियर है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि इस शेल की रेडियस कितनी है जिसके अंदर, अब किसी भी शेल की रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है, फर्स्ट शेल की, सेकंड शेल की, थर्ड शेल की रेडियस कितनी है, तो रेडियस कैसे निकाल सकते हो। तो अब मैं थोड़ा सा जाता हूं, सबसे पहले तो आप निकालते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोल दें या रेडियस ऑफ शेल बोल दें। क्लियर है। रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर थोड़ा सा जाते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा था,
कि जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ये दो चीजों की वजह से मूव कर रहे हैं। एक तो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो एक तो यहां पर क्या अट्रैक्शन है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। आई बात समझ में? एक तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रही है, ठीक है, और दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है यहां पर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो अभी यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल की वो बात बोहर ने बिल्कुल जच गई भाई उसके। ठीक है पांडे जी, आपकी बात हमें अच्छी लगी, तो उस बात को हम लिखते हैं क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, तो क्या होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, mv²/r, यही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला, kq1q2/r², kq1q2/r², यही था, समझ गए। mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू kq1q2/r²। क्या बोलता है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगी। आई बात समझ में? तो बराबर रख दी, तभी तो मूव कर रहे हैं। तो एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसल आउट। ठीक है, तो क्या बच गया, mv² इज इक्वल टू k Q1 कौन है, चार्ज है मान लो E, और Q2 कौन है भाई साहब, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, Ze, अपॉन क्या रह गया, R। तो mv² इज इक्वल टू क्या बन गया, k Ze²/r। इसको फॉर्मूले को याद रखना भाई मेरे, आगे यूज होने वाला है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब इक्वेशन बनाते जाएंगे अपन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आगे यूज होने वाला, डायरेक्ट पुट करूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv² की जगह mv² को डायरेक्ट में ये पुट करूंगा, ध्यान रखना। यहां से अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी, r की तो वैल्यू निकालनी है। नाउ r इज इक्वल टू, हाँ जी क्या बन गया, r इज इक्वल टू, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो kZe²/mv², तो पांडे जी r निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ, इसको इक्वेशन नंबर बोलते हैं 2। r क्या था, ये रेडियस थी। अच्छा, ये तो रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन ने निकाल दी। अब बोहर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ओए हम भी थोड़ी पीछे हैं पांडे जी। आपने तो रदरफोर्ड, पांडे जी कौन है यहाँ पे, रदरफोर्ड जी हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड जी मतलब पांडे जी, आपने तो रेडियस निकाल दी। अब हमारी सुनिए, फ्रॉम बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स क्वांटाइजेशन, हमारी भी कुछ कंडीशनें हैं, माननी पड़ेंगी आपको। वो कंडीशनें क्या हैं बबुआ, वो कंडीशन है कि mvr इज इक्वल टू, क्या था भाई, हाँ आया याद, mvr इज इक्वल टू nh/2π, और यहां से बबुआ r की वैल्यू क्या आ गई, यहां से r की वैल्यू आ गई nh/2πmv। ठीक है, समझ गए, r की वैल्यू कितनी आ गई, nh/2πmv। ये सेकंड इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर बन गई अपने पास थर्ड। तो देखो एक r की वैल्यू कहां से निकली, एक r की वैल्यू तो रदरफोर्ड की भाई साहब के रिलेशन से आई, पांडे जी के रिलेशन से, और एक r कहां से आई, बोहर एटॉमिक मॉडल से आई। तो देखो दोनों ने रेडियस की वैल्यू निकाली है, तो ऑब्वियसली है कि वैल्यू तो सेम ही होगी, चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट से निकली, तो दोनों को इक्वल रख देते हैं अपन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो r की वैल्यू दोनों को इक्वल रख दिया अपन, nh/2πmv इज इक्वल टू kZe²/mv²। क्लियर है,
NH बाय 2πmv इज इक्वल टू kZe² mv², दोनों को बराबर रख दिया तो कुछ कैंसल आउट हो रहा है, v से एक v गया है ना, और कुछ m से m गया, और कुछ नहीं गया। v² को इधर ले आओ, सब्जेक्ट बनाओ, तो क्या बन गया kZe² बाय kZe², और साथ में 2π और लग जाएगा 2π, और ये अपॉन में क्या गया चला NH। तो अपने पास v निकालने का फॉर्मूला ड्राइव हो गया क्या, 2π के Ze² बाय NH, 2π के Ze² बाय NH, 2π के Ze² बाय NH। तो ये अपने पास वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ड्राइव हुआ 2π के Ze² बाय NH। क्लियर है? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला नहीं था, इसलिए रेडियस की वैल्यू निकालना अपने पास कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 4। हाँ जी, समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 4। राइट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा इरेज करूंगा। ठीक है, इधर से इरेज कर दूं, ठीक है। तो हाँ जी, इस v की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, कहीं जहां आपका मन करे वहीं पुट कर दो। तो r इज इक्वल टू, मान ले तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी मैंने वैल्यू। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो 3 में पुट कर देंगे तो अपने पास r की वैल्यू निकल गई, r इज इक्वल टू क्या आ गया, NH अपॉन 2π m, और v की वैल्यू पुट करोगे आप क्या, 2π, हाँ जी क्या है, 2π के Ze² बाय NH। क्लियर है? तो ये NH ऊपर जाएगा, तो r इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, n²h² बाय 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, π², π इंटू पाई क्या हो गया π², 4π² m के Ze²। तो ये अपने पास रेडियस निकालने का फाइनल फॉर्मूला ड्राइव हुआ। ठीक है, कि इसकी शेल की रेडियस कितनी थी, r की वैल्यू कितनी थी, n²h² बाई 4π² m के Ze²। ठीक है, n क्या चीज़ होता है यहाँ पर, एनर्जी लेवल, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, इंटीजर, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी बताया था 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और m यहाँ पर क्या चीज़ है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10⁻31। k यहाँ पर अपने पास क्या चीज़ होता है, k कहाँ से बना था, k ये रहा कोलंबियन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और z यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर आप हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप 1, और E क्या चीज़ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है, तो जब इन सारी बातों को यहाँ पर पुट करते हैं तो रेडियस की जो वैल्यू आती है, ठीक है, मान लो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी होगी, हाइड्रोजन के पास z का एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है, हाइड्रोजन का z की वैल्यू है 1। और सेकेंड थिंग क्या चीज़ है अपने पास यहाँ पर, n की वैल्यू, देखो हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल है, एक ही एनर्जी लेवल होता है, तो n की वैल्यू भी हाइड्रोजन के लिए क्या रह जाती है, 1 हो जाती है। तो अपने पास r की वैल्यू जो बन जाती है, अब इसको बोला जाता है बोहर रेडियस, जिसको फिर r0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल रेडियस किसी भी शेल की अगर आपको निकालनी हो तो उसके लिए आप r यूज़ करोगे। अगर आपको स्पेशली बोल देता है कि कैलकुलेट द बोहर रेडियस या कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसको आप r0 से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, r0 इज द बोहर रेडियस, ध्यान रखना इस बात का। r0 क्या होता है, r0 इज द बोहर रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, r0 इज इक्वल टू, n की वैल्यू तो आपने 1 पुट कर दी, तो ऊपर क्या बन जाएगा
एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के, जेड की वैल्यू भी आपने 1 पुट कर दी तो क्या बन गया ई स्क्वेयर। क्लियर है, ये सारी बातें समझ में आया? ठीक है, जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, ये कर दूं मैं रेज, कर दूं रेज, कर लिया राइट। ये वाला फॉर्मूला मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं क्योंकि इसका फिर से यूज होने वाला है, तो मैं एक बार इधर लिख देता हूं इसको कि एम वी स्क्वेयर का अपने क्या फॉर्मूला निकाला था, के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, तो इस तरफ से मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका अब काम नहीं है अपने पास। कर लिया होगा ना राइट आपने? हाँ जी, देखो जब आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे एच की वैल्यू, नाउ आर नॉट इज इक्वल टू, एच की वैल्यू कितनी है अपने पास 6.626 या जनरल 6.6 भी लिख सकते हो आप, इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 है ना, और स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर है ना। एम क्या चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, ई क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 और उसका स्क्वेयर है, तो आप स्क्वेयर करोगे। ठीक है, जब इस सारी चीज़ों को आप सोल्व करोगे तो आर नोट की जो वैल्यू आएगी वो 0.53 एंगस्ट्रोम आएगी। 0.53 एंगस्ट्रोम के अंदर मैंने लिखी है, या फिर ये आती है 5.26 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 मीटर आती है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5.26 को मैं राउंड ऑफ करके 3 लिख देता हूँ, तो 0.53 एंगस्ट्रोम के अंदर, क्योंकि एंगस्ट्रोम 1 एंगस्ट्रोम जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। क्लियर है, तो मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो ये अपने पास वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रोम, दैट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रोम होती है, और इसी रेडियस को, दैट रेडियस इज नोन एज आर नॉट, इसको क्या बोलते हैं अपन, बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस तो निकल गई, क्लियर है, रेडियस भी अपन ने निकाल दी कि कितनी रेडियस है इस शेल की, और कितनी वेलोसिटी थी ये भी आप ऑलरेडी निकाल चुके थे। ठीक है, तो वापस अगर मैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की निकालूं तो कितनी होगी। हाँ जी, राइट कर लिया ये फ्रॉम इक्वेशन 4। हाँ जी, मैं ये रेज करने वाला हूँ, राइट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से देखें अपन, फ्रॉम इक्वेशन 4 velocity of electron for हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी, जो मतलब उसके एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये तो अपने जनरल वेलोसिटी, किसी भी शेल की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसका एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अगर आपको स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए निकालनी है तो v का वैल्यू कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू, हाँ जी, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा बेटे, z की वैल्यू भी 1 होगी और n की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास 2 पाई के, हाँ जी, z की वैल्यू 1 पुट कर दिया आपने, तो ई स्क्वेयर अपॉन एच, ई स्क्वेयर अपॉन एच। क्लियर है समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी, कोई फर्क पड़ेगा उससे, नहीं ना, डिवाइड बाय सी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी, कर दूं रेज इसको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी, तो अपने पास क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वेयर बाय एच, सी में यहाँ भी लगा दूं और सी के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो ये चीज है ना, ये चीज है, ठीक है, इसको बोला जाता है v इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं अलग से बोल देते हैं अपन, ठीक है,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ। किसके साथ? अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वेयर बाय सी एच, 2 पाई के ई स्क्वेयर सी एच। ठीक है, हाँ जी, कर लिया राइट। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन, 2 पाई के ई स्क्वेयर सी एच। ठीक है, और एंड अल्फा इज नोन एज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, अल्फा को क्या बोलते हैं? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोल देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं जब अपन सारी, तो 2 पाई के की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9। ई क्या चीज़ है? 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -19 स्क्वेयर अपॉन सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एच की वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -34। ठीक है, ये सारी जब वैल्यू सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती है? अल्फा की वैल्यू आती है 1/137, 1/137। तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या देखा गया कि v इज इक्वल टू 1/137 इंटू सी। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कितनी है? 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। कितनी है? 1/137 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है, तो राइट कर लीजिए। तो अपन ने यहाँ पर दो चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं, एक तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो भी कैलकुलेट कर ली, और सेकंड अपन ने क्या निकाल दिया? वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन हाइड्रोजन एटम। क्लियर है ये सारी बातें? अब निकालते हैं लास्ट के अंदर कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है शेल के अंदर, इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी कौन सी होगी? एक तो ये मूव कर रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दूसरी ये इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? दूसरी इसके पास एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप बोल सकते हो। तो राइट कर लीजिए, फिर आते हैं उसके ऊपर। हो गया? कर दूं रेज? ठीक है, तो लास्ट के अंदर एनर्जी ऑफ हाँ जी, किसकी एनर्जी? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv²। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12mv²। mv² मैंने आपको बोला था, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला उठाऊंगा। mv² का फॉर्मूला क्या है? kZe²/r। तो 12 इंटू mv² की जगह kZe²/r आप लिख सकते हो। ये कहाँ से आई? ये वैल्यू आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आई थी, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, kZe²/r। ठीक है, तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई? kZe²/2r। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर कितना बोले? ध्यान नहीं है मुझे, 5 थी, 6 थी, कितना था? चलो मैं 6 बोल देता हूँ। ठीक है, नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? KQ1Q2/r। कितना क्या होता है? KQ1Q2/r। और अगर आपको याद है चैप्टर नंबर 1 से कि जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लेते हैं, देखो अगर आप फोर्स की वैल्यू लेते हो तो आपने को ओनली मैग्नीट्यूड लेना होता है, साइन नहीं लेने होते। लेकिन जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी लेते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो चार्ज विद साइन लिया जाता है। ध्यान रखना इस बात का। जब आप फोर्स ले निकालते हो Q1 Q2/r², तो उसके लिए आपको जनरल मैग्नीट्यूड लेना है, लेकिन जब आप एनर्जी लेते हो तब आपको चार्ज का विद साइन लेना है। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला Q1 Q2/r होता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करें अपन, तो P पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K। हाँ जी, Q1 क्या है? इलेक्ट्रॉन है जिसकी चार्ज कितना है? -e होता है ना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज, -1.67। ठीक है, हाँ जी, इनटू Q2 क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो Ze अपॉन में क्या है? R है। अगर मैं यहाँ भी R लिख रहा हूँ तो इसको भी मैं कैपिटल R ही बोल देता हूँ।
क्लियर है ये बात? ठीक है, इधर भी कैपिटल आर लिख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई अपने पास क्या, के माइनस के जेड स्क्वेयर बाय आर। क्लियर है? अब टोटल एनर्जी कितनी आ गई अपने पास? ये थी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये थी पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के जेड स्क्वेयर बाय 2r और पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस के जेड स्क्वेयर बाय आर। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो के जेड स्क्वेयर बाय 2r माइनस के जेड स्क्वेयर बाय आर, तो एलसीएम आ गया अपने पास 2r। तो ये बन गया के जेड ई स्क्वेयर माइनस 2 के जेड स्क्वेयर। समझ गए? तो अपने पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई? माइनस टोटल एनर्जी, इधर लिख रहा हूं मैं, तो टोटल एनर्जी आ गई अपने पास माइनस के जेड स्क्वेयर बाय 2r, माइनस के जेड स्क्वेयर बाय 2r। क्लियर है? समझ गए? अगर मैं यहां पर r की वैल्यू, देखो मेरे पास ऑलरेडी अपने रेडियस की वैल्यू निकाली हुई थी ना, रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी? रेडियस की वैल्यू ध्यान है आपको? हाँ जी, अगर आपने जो रेडियस की वैल्यू निकाली थी, अगर आप यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास एक नया और फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? समझ गए? कोई डाउट किसी को? ठीक है, यहाँ पुट करी थी ना आपने, तो चलो अपन निकाल ही देते हैं, आर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू क्या थी अपने पास? यहाँ वी की वैल्यू पुट करी थी ये वाली, तो बन गया था अपने पास एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाय हाँ जी क्या बन गया था ये? 2 पाई एम था। और v की वैल्यू ये पुट करी थी आपने क्या? 2 पाई के जेड स्क्वेयर। हाँ जी, ये थी अपने पास 2 पाई के जेड स्क्वेयर और एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर हो गया था। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। तो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर आ गया मुझे ध्यान में। तो 4 पाई स्क्वेयर के एम के जेड स्क्वेयर, ये आर की वैल्यू थी। इस आर की वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो अपने पास टोटल एनर्जी आएगी। ठीक है? टोटल एनर्जी क्लियर है? ये रेज कर दूं? ठीक, तो अब देखिए टोटल एनर्जी कितनी आ गई? तो टोटल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वेयर बाई 2 इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो रह जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, तो नीचे रह जाएगा, ये सारी टर्म ऊपर चली जाएगी। क्या? 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा। ठीक है? कैंसल आउट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये हो रहा है बस एक 2 4 के साथ। ठीक है? तो अपने पास टोटल एनर्जी कितनी आ गई? माइनस 2 पाई स्क्वेयर। ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान देना बस इसके ऊपर। पाई स्क्वेयर के इंटू के क्या बन गया? के स्क्वेयर। एक एम है, ऑलरेडी एम रह गया यहाँ पर। जेड कितने? जेड इंटू जेड स्क्वेयर। ई की पावर कितनी होगी? 4 होगी। भाई देख लो, कुछ रह गया तो फिर बाद में मुझे मत ब्लेम करना। माइनस टू पाई स्क्वेयर के इंटू के स्क्वेयर, एम आ गया, जेड इंटू जेड स्क्वेयर हो गया, ई स्क्वेयर हो गया, ई की पावर 4 अपॉन में क्या हो गया? एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये आ गई अपने पास टोटल एनर्जी। किसकी? टोटल एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए भी अपने निकालनी है एन की वैल्यू। ये जनरल फॉर्मूला आ गया। एन की वैल्यू को 1 पुट कर दोगे, एच की वैल्यू को जेड की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे, तो वो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर है ये बात? अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी देखो कि नेगेटिव साइन भी आया साथ में। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो भी नेगेटिव है। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर भाई साहब बाउंडेड है, बाउंड किया हुआ है। इसको किसने बाउंड किया हुआ है? इस न्यूक्लियस ने बाउंड किया हुआ है, इसको बाहर नहीं निकलने दे रहा वो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है
तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर आप बोलते हैं कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, हियर नेगेटिव साइन shows that electron is bounded by nucleus in an orbit, ठीक है। टू remove this electron from this orbit, to remove this electron from this orbit, some energy is required। समझ में आई ये बात? तो कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आई होप आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जाके आप अपना कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, मंद मंद मुस्कुराते रहिए। और थैंक यू सो मच। जय हिंद।